वेलकम टू बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज का हम लोग का टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है एसेट। यहाँ शो हो रहा होगा एसेट, क्योंकि बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का जो क्लास हम ले रहे हैं आज, इसका कुछ पार्ट्स जो है, कुछ पोर्शन पिछले लेक्चर में भी हो चुका है। आज जो टॉपिक है वो है एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। अब ये संपत्ति होता क्या है? एक्चुअली जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अ, बहुत से चीज़ के लिए हम पेमेंट करते हैं, यानी एक्सपेंस भी करते हैं, बहुत चीज़ों को खरीदते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उसमें दो टाइप की चीज़ खरीदते हैं, यानी एक्सपेंडिचर जो हम लोग करते हैं ये दो तरह के करते हैं। एक एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है कैपिटल नेचर का, और एक होता है रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर में दोनों में डिफरेंस है। रेवेन्यू नेचर जो होता है ना, ये रिपीटिंग नेचर का होता है, यानी ये बार बार आता है, ठीक है। और ये कैपिटल नेचर का जो भी एक्सपेंस होता है ये बार बार नहीं आता है। एक बार जैसे हम परचेज कर लिए तो हमारे बिजनेस में जिस चीज़ को हम परचेज करते हैं वो हमारे बिजनेस में बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक अवेलेबल रहता है यूजेज के लिए, ठीक है। तो उस तरह के जो आइटम्स होते हैं उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही हम लोग एसेट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए एसेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एसेट रेफर टू प्रॉपर्टीज और थिंग्स। एसेट जो है उस प्रॉपर्टी और थिंग से संबंधित होता है तो ऑन बाय अ बिजनेस कंसर्न, जो कि बिजनेस कंसर्न के द्वारा ऑन किया जाता है, यानी बिजनेस कंसर्न का उस पर स्वामित्व होता है। विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिसको हम मनी के मुद्रा में, मनी के में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट है, एसेट का नाम ले लेते हैं फर्नीचर। अब ये फर्नीचर है तो ये कितने का है, इसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्नीचर 1000 का है या फिर 10,000 का है। ऐसे हम उसको मनी में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, लिख सकते हो, राइट। तो उसको हम लोग बोलेंगे एसेट। पर फिर से एसेट रेफर टू प्रॉपर्टी और थिंग ऑन बाय अ बिजनेस कंसर्न विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, यानी वैसे संपत्ति जिनका स्वामित्व बिजनेस कंसर्न रखता हो और जिसको हम मुद्रा में एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, एसेट कहते हैं। एसेट जो होता है हमारे बिजनेस में अवेलेबल होता है फॉर लॉन्ग पीरियड टू यूजेज, यानी लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे बिजनेस में वो क्या रहता है, अवेलेबल रहता है प्रयोग के लिए। उसका हमेशा प्रयोग किया जा सकता है बहुत दिनों तक, राइट। उस तरह के जो गुड्स होगा, प्रॉपर्टीज होगा, उस थिंग्स होगा, उसको हम एसेट बोलेंगे। अब एसेट होता है कितने टाइप का है, तो एसेट जो है ना मेन रूप से टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉन करेंट एसेट, जिसको हम फिक्स एसेट भी बोलते हैं, और एक होता है करेंट एसेट। अब ये नॉन करेंट एसेट और फिक्स एसेट होता क्या है, तो नॉन करेंट एसेट जो है गैर चालू संपत्ति इसको बोलते हैं हिंदी में, गैर चालू संपत्ति। अब ये गैर चालू संपत्ति को हम लोग, यानी नॉन करेंट एसेट को फिक्स एसेट भी कह सकते हैं। इसका हिंदी होता है अस्थाई संपत्ति, ठीक है। अब ये लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट होता है, हमारे बिजनेस में अवेलेबल जो होता है ना, ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है।
और इसको हम मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस के कोई एक्टिविटी हो उसको करने के लिए हम इन संपत्ति का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस में बहुत सारे एक्टिविटी होता है जिसको हमें परफॉर्म करना रहता है। अब उसके बाद है शॉर्ट पीरियड करेंट अकाउंट, यानी करेंट एसेट जो होते हैं ये होते हैं हमारा चालू संपत्ति, इसको हम लोग कहते हैं चालू संपत्ति। ये चालू संपत्ति हमारे बिजनेस में शॉर्ट पीरियड के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। यानी कुछ ही दिनों का, शॉर्ट पीरियड इन द सेंस की लेस देन 1 ईयर एंड लॉन्ग पीरियड इन द सेंस की मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो ये हमारा नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो नॉन करेंट एसेट होते हैं उसको नॉन करेंट एसेट या फिक्स एसेट उसको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। उसका दो कैटेगरीज होता है। एक होता है टेंजिबल फिक्स एसेट, ठीक है। टेंजिबल का मतलब होता है मूर्त, जिसको हम देख सकते हो, छू सकते हो। तो मूर्त अस्थाई संपत्ति इसको कहते हैं। मूर्त अस्थाई संपत्ति। दूसरा होता है इनटेंजिबल फिक्स एसेट, यानी अमूर्त अस्थाई संपत्ति। अमूर्त अस्थाई संपत्ति। फिक्स एसेट के जो दो पार्ट्स है, दो कैटेगरीज हैं। पहला है उनमें से टेंजिबल फिक्स एसेट, इट कैन बी सीन और टच्ड, ठीक है, जिसको हम देख सकते हो, छू सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजिबल फिक्स एसेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ईटीसी, ये सब क्या है, टेंजिबल फिक्स एसेट है। लेकिन इनटेंजिबल फिक्स एसेट यानी अमूर्त अस्थाई संपत्ति क्या होता है, कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको ना ही हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल। गुडविल एक ऐसा इनटेंजिबल एसेट है जो बिजनेस को इनेबल करता है टू अर्न हायर प्रॉफिट दैन द नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज क्रिएटेड बाय द गुड रेपुटेशन एंड बिहेवियर ऑफ द बिजनेस कंसर्न। बिजनेस कंसर्न के जो गुड बिहेवियर होते हैं और रेपुटेशन होता है उसके वजह से ये गुडविल क्रिएट होता है। गुडविल दो टाइप का होता है, क्रिएटेड गुडविल होता है और एक परचेज गुडविल होता है। गुडविल जो भी हो लेकिन वो दिखता नहीं है कि कैसा है। गुडविल एक्चुअली जो बिजनेस होता है ना, वो उसको पॉपुलर हो जाना, फेमस हो जाने को ही हम लोग गुडविल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से पेटेंट है, कंपनीज या बिजनेस को चलाने के लिए एक तरह का लाइसेंस होता है, कॉपीराइट भी है, इटीसी। ये सब जो है ना, हम हमारे बिजनेस में ये अस्थाई संपत्ति होते हैं, यानी फिक्स एसेट होते हैं, बट इसको हम लोग देख नहीं सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट, राइट। अब यहाँ पर जो था हम लोग अभी डिस्कस किए थे करेंट एसेट, ये हमारे बिजनेस में शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, ठीक है। तो करेंट एसेट से ही एक और एसेट बनता है जिसका नाम होता है लिक्विड या क्विक एसेट। लिक्विड या क्विक, इसका हिंदी होता है तरल संपत्ति। इसका जो हिंदी होता है वो होता है तरल संपत्ति। अब ये तरल संपत्ति क्या होता है, तो जो भी करेंट एसेट होता है ना, करेंट एसेट में से हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक को घटा दो, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा दो, तो आ जाएगा लिक्विड एसेट। करेंट एसेट में होता है बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे करेंट एसेट के पार्ट है। बट करेंट एसेट में से जब हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। इसको नीचे भी डिफाइन किया गया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि लिक्विड या क्विक एसेट इज इक्वल दिया हुआ है क्या, करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग क्यों घटा देते हैं, तो लिक्विड एसेट
इक्विवेलेंट टू कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है, मतलब ये कैश या कैश की इक्विवेलेंट होता है, जब चाहे हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट स्टॉक जो होता है ना, ये करेंट एसेट तो होता है, चूँकि ये मोर देन 1 ईयर तो नहीं होता है, बट इसमें एक चीज़ होता है कि भाई ये करेंट ईयर में ही घटते बढ़ते रहता है, इसलिए ये करेंट एसेट का तो पार्ट है, बट ये जो है एक्चुअली कैश में जब हम चाहें जब इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है लिक्विड एसेट में नहीं आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ये अ, पूर्व व्यय होता है, पूर्वदत्त व्यय, यानी तो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करना है, वो करेंट ईयर के लास्ट पीरियड में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट पीरियड में करेंगे तो ये मोर देन 1 ईयर तो हुआ नहीं, यानी कुछ ही समय के बाद ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस में बदल जाता है। और ये जब तक करंट ईयर नहीं, सॉरी, नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा तब तक ये बदलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसको जो हम लोग कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसको भी हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जब चाहेंगे जब, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉन लिक्विड एसेट, यानी करंट एसेट तो है लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है। इसलिए इन दोनों को अगर हम करंट एसेट में से घटा देते हैं तो जो बैलेंस आता है वो क्या आ जाता है, लिक्विड एसेट आ जाता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लाइबिलिटीज़ का, ठीक है। अब ये लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर दिख रहा होगा, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है दायित्व, ठीक है, और उसको देयताएं भी बोलते हैं। तो दायित्व और देयताएं में क्या अंतर है? देवता नहीं, देयताएं। देयताएं इन द सेंस कि हमारे ऊपर बैलेंस है, हमें ड्यूज है, उसको हमें पे करना है, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ये वित्तीय भार होता है ऑफ एन इंटरप्राइज, एक इंटरप्राइज का, अदर देन ऑनर्स फंड, ऑनर फंड्स के अलावा। क्योंकि ऑनर फंड भी तो एक तरह का क्या होता है, कैपिटल, यानी ऑनर फंड को हम लोग कैपिटल बोलेंगे नॉर्मल सेंस में। तो कैपिटल भी बिजनेस का थोड़ी ना होता है, बिजनेस के मालिक का होता है, तो वो भी एक तरह का लाइबिलिटीज़ ही है, बट उस लाइबिलिटीज़ को हम लोग इंटरनल लाइबिलिटीज़ कहते हैं या ऑनर्स फंड कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अदर देन ऑनर्स फंड, अगर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है किसी इंटरप्राइजेज पे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। इट हैज़ टू बी पेड एट सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ समय पर इसको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं। द क्लेम ऑफ दोज, ध्यान से देखेंगे, द क्लेम ऑफ दोज हु आर नॉट ऑनर्स, जो कि ऑनर नहीं है, मालिक नहीं है, आर कॉल्ड लाइबिलिटीज, यानी उनका क्लेम जो बिजनेस के मालिक नहीं है तो हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज कहते हैं, राइट। तो यहाँ लाइबिलिटीज इज इक्वल हो जाता है एसेट माइनस कैपिटल। चूँकि जब भी हम बिजनेस बनाते हैं तो बिजनेस में कुछ भी नहीं रहता है, बिजनेस में सबसे पहले हम लोग डालते हैं कैपिटल, ठीक है। कैपिटल डालने के बाद क्या होता है, इस कैपिटल से हम लोग कुछ एसेट खरीदते हैं, ठीक है। और मान लो कुछ एसेट खरीद लिया और फिर भी हमें एसेट खरीदने की रिक्वायरमेंट है, यानी और भी एसेट की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास कैपिटल जो था वो हम लगा दिए। तो अब हमारे पास कैश कहाँ से आएगा कि और एसेट हम खरीदे, तो और एसेट खरीदने के लिए हमें लोन वगैरह लेना पड़ता है, यानी अलग से फंड इकट्ठा करना पड़ता है, जो ऑनर्स के पास नहीं होते हैं वो फंड, वो किसी और से हमें, अदर पार्टी से वो फंड हम रिसीव होता है, इसलिए उसको जो हम बोलते हैं लाइबिलिटीज, ठीक है, सॉरी, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज, ठीक। अब ये दोनों मिलाकर एसेट के बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है एसेट के। तो यहाँ पर ये दोनों को हम मिला दिए, तब जाके क्या हुआ, एसेट के बराबर हुआ, ठीक। अब ये एसेट के बराबर हो गया, तो इसको कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल एसेट, ठीक है। अब हम निकालना चाहेंगे केवल लाइबिलिटीज को, तो इधर प्लस में है कैपिटल, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए लाइबिलिटीज इज इक्वल लिखा हुआ है एसेट माइनस कौन चीज, कैपिटल। आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट,
अब ये जो है लाइबिलिटीज भी हमारे पास दो टाइप के लाइबिलिटीज होते हैं। एक इंटरनल लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटीज का मतलब होता है आंतरिक दायित्व। क्या होता है? आंतरिक दायित्व। दूसरा आता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब होता है बाहरी दायित्व या बाह्य दायित्व। बाहरी या बाह्य दायित्व। अब इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इंटरनल लाइबिलिटीज ऑल दोज क्लेम्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम इंटरनल सोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इंटरनल सोर्स मतलब इन द सेंस की कैपिटल है, वो भी एक इंटरनल लाइबिलिटीज है। रिजर्व एंड सरप्लस है, ये भी पार्ट ऑफ इंटरनल लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, तो कैपिटल किसको कहते हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। यहाँ पर बाय लिखना होगा। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के द्वारा जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, राइट। उसी तरह से यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस है। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का जो भी पार्ट होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर हेडिंग में शो किया गया रहता है। और ये दोनों क्या होते हैं? इंटरनल लाइबिलिटीज होते हैं बिजनेस का, जिसका हकदार कौन होता है? इसका हकदार होता है बिजनेस के मालिक, राइट। उसी तरह से इंटरनल लाइबिलिटीज समाप्त हुआ। अब है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमारा दो तरह के होता है, यानी ये ऑल दोज क्लेम्स विच आर नॉट द इंटरनल सोर्स ऑफ बिजनेस और इट इज रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के बाहरी स्रोत से इसको प्राप्त किया गया रहता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, ये भी एक तरह का क्लेम होता है बिजनेस पर, फाइनेंशियल क्लेम, जो कि हमें पेमेंट करना होता है फ्यूचर में। ठीक, अब यहाँ पर है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है ये भी हमारा दो टाइप के होता है। एक होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज और एक होता है करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करेंट लाइबिलिटीज और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या अंतर है, इसको समझे। करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटीज इन द सेंस की जो 1 ईयर के अंदर में पेबल नहीं हो, यानी पेबर आफ्टर 1 ईयर, वैसा क्लेम्स जिसको हमें 1 साल के बाद में पेमेंट करना है, 1 साल या 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद में हमें पेमेंट करना हो, तो उन तरह के जो लाइबिलिटी होंगे उनको हम बोलेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज। बट ऑल दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर, और यानी वे सभी लाइबिलिटीज जो कि 1 साल के अंदर में ही पेमेंट करना होता है, पेबल होता है, उसको हम लोग करेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपिटल, जो कि अभी यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में पढ़े हैं कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के द्वारा जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। यहाँ पर है कैपिटल को अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल होता क्या है, कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैपिटल मतलब होता है पूंजी। ठीक है, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। ठीक है, ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता हो, और प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटर के द्वारा ऑफ बिजनेस। ठीक है, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर और प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, यानी बिजनेस के मालिक द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश किया जाता है, उस अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है। अच्छा, उसके अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर और प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। उनके अपने ही बिजनेस में जब बिजनेस के मालिक कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है, राशि इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, राइट। अब ये नहीं है, जैसे मान लो ए भी अपना एक बिजनेस खोला है, यानी ओपन किया है, और बी भी अपना एक बिजनेस ओपन किया है। अब ए जो है बिजनेस बी के में अगर कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है, डेट इज नॉट कैपिटल। ठीक है, वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। क्लियर?
अगर ए जो है बिजनेस बी के नहीं कर रहा है, ए अपने भी बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे कैपिटल, राइट। अब यहाँ कैपिटल जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है? फिक्स कैपिटल को अस्थाई पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई पूंजी। और वर्किंग कैपिटल को कहते हैं कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी। चलिए, फिक्स कैपिटल किसको कहेंगे? अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। अमाउंट जो भी होता है कैपिटल का, तो फिक्स एसेट में, बिजनेस के फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया गया होता है, उस कैपिटल को हम लोग फिक्स कैपिटल कहते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। यानी बिजनेस के जो कैपिटल होते हैं वो बिजनेस के अस्थाई संपत्तियों में निवेश किया गया रहता है, उस तरह के जो कैपिटल होता है उसको हम लोग फिक्स कैपिटल कहते हैं, ठीक। और वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी, द कैपिटल विच इज अवेलेबल इन द बिजनेस फॉर डे टू डे वर्क, ठीक है, ऑफ द बिजनेस। यानी कैपिटल का वह पार्ट जो हमारे बिजनेस में बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, यानी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए अवेलेबल होता है, उस कैपिटल को हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लियर? अब ये वर्किंग कैपिटल इज इक्वल होता क्या है? यानी वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी बराबर होता है करेंट एसेट में से करेंट लाइबिलिटीज़ को जब हम घटाते हैं तो हमारा निकल के जो आता है वो आता है कौन चीज़? वर्किंग कैपिटल, राइट। आई होप कि ये कैपिटल टर्म भी आप लोग समझ गए होंगे। अभी आप लोग ये सब पढ़ रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंडर हेडिंग में ये टॉपिक आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। 6 नंबर में है अगला टॉपिक हमारा ड्राइंग्स। अभी आप लोग पढ़े हैं कि जो अमाउंट बिजनेस के ऑनर द्वारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। उसी तरह से बिजनेस के ऑनर द्वारा बिजनेस में से जो पर्सनल यूज के लिए या हाउस होल्ड यूज के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए निकाला जाता है, विड्रॉ किया जाता है, उस अमाउंट को हम लोग ड्रॉइंग्स कहते हैं, राइट। द अमाउंट या फिर गुड्स या फिर एसेट विड्रू फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से निकाला गया बाय द ऑनर, ऑनर के द्वारा या प्रोप्राइटर के द्वारा फॉर पर्सनल या डोमेस्टिक यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस के मालिक है उसके द्वारा बिजनेस में से अमाउंट गुड्स या फिर एसेट पर्सनल यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए निकाला जाता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। ये कोई भारी भरकम टॉपिक नहीं है। एक तरह से हम समझे कि ड्राइंग जो होता है ना, ये भी एक तरह का कैपिटल है, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि कैपिटल है तो कैसे है। इसका भी हम लोग एंट्री करते हैं जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री के टाइम में इसको और डिटेल में हम समझाएंगे। क्योंकि बिजनेस में जो अमाउंट लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और बिजनेस में से जो निकालता है उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। इसलिए इस ड्राइंग्स को कैपिटल के अमाउंट में से क्या कर लिया जाता है? घटा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? घटा लिया जाता है। यानी एक बार किसी से आप रुपया लो, 10 रुपया और 2 रुपया उसको दे दो, ठीक है। तो बिजनेस में जो होता है ना एंट्री, बिजनेस के लिए हम लोग करते हैं, बिजनेस ऑनर के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं। ये बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। बिजनेस इंटिटी बिजनेस ऑनर से अलग होता है, राइट। तो बिजनेस के पास जो अपना कुछ नहीं है लेकिन कैपिटल लगाया है मालिक, जब कैपिटल लगाया बिजनेस में मालिक, तब उसको हम कैपिटल, और कैपिटल निकाल लिया, कैपिटल में से कुछ पार्ट्स निकाल रहा है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे है हमारा फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक संपत्ति। ये एक्चुअली में बिजनेस के पास ये एसेट होता नहीं है, बट ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये भी एक तरह का क्या है? एसेट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संपत्ति, ठीक है।
ये काल्पनिक संपत्ति जो है, यहाँ पर ध्यान देंगे, फिक्टिशियस एसेट आर दोज एसेट विच आर नाइदर टेंजिबल, जो कि ना ही टेंजिबल होता है, ना ही टेंजिबल एसेट होता है, नॉर इनटेंजिबल एसेट, ना ही तो वो टेंजिबल एसेट होता है और ना ही इनटेंजिबल एसेट होता है। दे आर लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर, वो एक तरह का लॉस होता है जो कि उस ईयर में रिटर्न ऑफ नहीं किया गया रहता है। यहाँ रिटर्न ऑफ का मतलब हो गया OFF है, रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इंक्लूड, बट जिस वर्ष वो हुआ रहता है उस वर्ष में उसको क्या किया गया रहता है, रिटर्न ऑफ नहीं किया गया रहता है। ठीक है, ये लॉस का, दे आर लॉसेज, ये वो लॉसेज होते हैं नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर, जो उस ईयर में नहीं रिटर्न ऑफ किए गए रहते हैं जिस ईयर में वो इंक्लूड हुआ रहता है, यानी हुआ रहता है। बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ये मोर देन अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में ये इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है ETC। ठीक है, से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, ये इसका एक फंड हम लोग अलग से भी निकाल सकते हैं और अलग से जो फंड निकालते हैं उसको रखे रहते हैं बिजनेस में, और उसी से हम लोग क्या करते रहते हैं, और भी सारे जो एक्सपेंसेस है मोर देन 1 ईयर, जितना हम एक्सपेंस करेंगे एडवर्टीजमेंट करेंगे उसमें से खर्च करते रहते हैं। तो उस तरह के जो एसेट होते हैं उसको फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। ठीक है, या जो लॉसेज होता है, PL अकाउंट का जो बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, वो भी एक तरह का लॉस है, उसको भी हम लोग एसेट साइड में शो करते हैं। तो ये एक काल्पनिक संपत्ति होता है, ये होता नहीं है, ना ही तो ये टेंजिबल एसेट होते हैं, ना ही इनटेंजिबल एसेट होते हैं। ठीक है, ये एक लॉस का पार्ट होता है, उसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। आज आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ डिस्काउंट दिख रहा होगा, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। अब ये छूट या बटा होता क्या है, इट इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर, ये सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है, एंड द क्रेडिटर टू द डेटर, या फिर क्रेडिटर के द्वारा डेटर्स को दिया जाता है। ठीक है, सेलर तो आप भली भांति समझते ही होंगे, बायर भी समझते होंगे, जो परचेज करता है उसको बायर, जो सेल करता है उसको सेलर। ठीक है, क्रेडिटर जो होते हैं ना, ये बिजनेस को उधार देता है। ठीक है, उधार पैसा देता है, और ये डेटर जो है उधार लेता है। ठीक है, तो मान लो अगर हम किसी से लिए हुए हैं उधार, तो हम वो हमारा क्रेडिटर है तो हम उनका डेटर हुए। तो क्रेडिटर, या फिर हम किसी को उधार बेचे हैं तो वो मेरा डेटर है तो उसका हम क्रेडिटर हुए। ठीक है, तो इस तरह से यानी सेल करने वाला जो पर्सन होता है, अगर ये क्रेडिट सेल कर रहा है तो जिसको भी कर रहा है वो उसका डेटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेटर। अब जिसको कर रहा है वो डेटर हो गया, और जो जिसके लिए वो किया है उस डेटर के लिए ये सेलर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये डेटर और क्रेडिटर वर्ड समझ गए होंगे। ठीक, तो ये जो डिस्काउंट होता है ये सेलर द्वारा बायर को दिया जाता है या क्रेडिटर द्वारा डेटर्स को दिया जाता है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स, एडवांस और डेप्ट और लोन, ये जो है हटाया जाता है किस में से, तो अगर मान लो कोई गुड्स है, ठीक है, उसके वैल्यू में से ये घटाया जाता है, जब सेलर डिस्काउंट देगा तो गुड्स के वैल्यू में से इसको घटा दिया जाएगा। एडवांस है उसमें से घटा दिया जाएगा, डेप्ट वगैरह या लोन वगैरह है तो उसमें से घटा कर लिया जाएगा या फिर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्काउंट उसमें से डिडक्ट होता है। राइट, अब ये जो डिस्काउंट है, छूट है, ये कितने टाइप के हो सकते हैं।
तो डिस्काउंट या छूट जो है ना, ये मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। ऐसे होते तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अकाउंटिंग में यूज़ होता है, वो है पहला ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट का हिंदी होता है व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट या फिर बट्टा। व्यापारिक छूट या फिर बट्टा। उसके बाद होता है ये कैश डिस्काउंट, रोकड़ छूट या नगद छूट कह सकते हैं, नगद बट्टा कह सकते हैं। ठीक है? उसके बाद होता है कमोडिटी डिस्काउंट, इसको कहते हैं सामग्री बट्टा। ठीक है? सामग्री छूट। सामग्री का मतलब जो सामान दे रहे हैं ना, उसको ही सामग्री बट्टा। उसी में सामान थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, कोई गुड्स वगैरह है बेच रहे हैं, उसका जो क्वांटिटी है थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा कर दे देते हैं, उसको कमोडिटी डिस्काउंट कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशल डिस्काउंट का मतलब विशेष छूट हो गया। ठीक है? विशेष छूट। अब यहाँ बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, व्यापारिक छूट। तो व्यापारिक छूट एक्चुअली बिजनेस को जो रन कर रहा होता है, जो भी बिजनेस के मालिक होता है, उसके कुछ रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है? इट इज़ अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस ओनली, ये केवल लिस्ट प्राइस पर ही अलाउड किया जाता है। फॉर डिडक्शन एंड नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, ये केवल घटाने के लिए ही अलाउड किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। यानी यूँ समझे कि कोई गुड्स है जिसका लिस्ट प्राइस है 10 रुपया, तो ये 10 रुपया में से मान लो 10% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है? 1 रुपया हुआ तो ये घटेगा, तो बचेगा कितना, 9 रुपया। तो ये 9 रुपया पे ही हम सेल दिखाएंगे। यानी ये डिस्काउंट जो 1 रुपया का हुआ है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे जर्नल एंट्रीज में। ठीक है? चाहे अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन जहाँ करते हैं, वहाँ पे इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट केवल, यानी इट इज़ अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस ओनली फॉर डिडक्शन, केवल घटाने के लिए इसको अलाउड किया जाता है। एंड नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, इसको जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज टीडी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है इसको टीडी बोलते हैं। ठीक है? और एक होता है टीडीएस। तो टीडीएस जो होता है ना, वो अलग है, टीडी अलग है। टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट हो गया, टीडीएस का मतलब टैक्स डिटेक्टर सर्विस होता है। ठीक है? यहाँ कैश जो है, कैश डिस्काउंट, इट इज अलाउड ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टिंग द टीडीएस। कैश डिस्काउंट जो होता है ना, उस बिल पर अलाउड किया जाता है जिसमें टीडीएस सॉरी टीडी पहले ही कट चुका है या घट चुका है। एंड रिकॉर्डेड इन जर्नल, और इसको जर्नल में भी रिकॉर्ड करते हैं। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज सीडी, इसको शॉर्ट में सीडी भी लिख सकते हैं। ठीक है? मतलब ये हुआ कि ये जो 9 रुपया है, इस पर अगर हम कोई डिस्काउंट देते हैं, जैसे मान लो 1 रुपया फिर डिस्काउंट दे दिए नगद के लिए कि भाई नगद खरीदोगे तो 1 रुपया और डिस्काउंट होगा, तो 8 रुपया हो गया। 8 रुपया को रिकॉर्ड करेंगे, साथ में ये डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन टीडी में ऐसा नहीं था, टीडी वाला जो डिस्काउंट हो रहा था उसको रिकॉर्ड नहीं करना था। ठीक है? आई होप कि ये कैश डिस्काउंट एक्चुअली कैश सेल्स को बढ़ावा देने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है? आई होप कि ये कैश डिस्काउंट आप समझ गए होंगे। कमोडिटी डिस्काउंट, ये होता क्या है, इट इज़ नॉट गिवन फॉर द रिडक्शन इन प्राइस, ये प्राइस को घटाने के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है? इट इज़ गिवन फॉर द मोर गुड्स दैन द क्वांटिटी चार्जेस, यानी जितना क्वांटिटी के लिए जब हम चार्ज कर रहे होते हैं, उस क्वांटिटी चार्जेस से ज़्यादा क्वांटिटी उसको दे देते हैं, उसको बोलते हैं कमोडिटी डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई तेल वगैरह खरीदने जाते हैं, उसके साथ में कोई पाउच वगैरह एक्स्ट्रा दे देता है। ठीक है? या फिर उस तेल में ही मान लो 100 रुपये का 100 ml का अगर 100 रुपया ले रहा था, 10 ml का या 100 ml का 100 रुपया ले रहा था, तो अब क्या है कि 100 रुपया में ही 110 ml दे देगा या 120 ml दे देगा। इसको बोलते हैं कमोडिटी डिस्काउंट। राइट? ये प्राइस में इसको डिडक्ट नहीं किया जाता है, या प्राइस में रिडक्शन इसका नहीं होता। ठीक है? तो इसके लिए हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो अकाउंटिंग में
जितना लिस्ट प्राइस होता है उतना ही पे हम लोग शो करते हैं, उसको एक्स्ट्रा अलग से घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होता है। स्पेशल डिस्काउंट इट डिस्काउंट अलाउड, यानी इट अलाउड ए स्पेशल रिडक्शन इन प्राइस टू द कस्टमर बाय द सेलर। ये जो डिस्काउंट होते हैं, ठीक है, स्पेशल रिडक्शन होता है प्राइस में, जो कि सेलर के द्वारा कस्टमर को दिया जाता है स्पेशल ओकेजन पे, ठीक है, या फिर स्पेशल पर्सन को स्पेशल ट्रीट किया जाता है, स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पेशल डिस्काउंट, राइट। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्काउंट, ये 4 तरह का होता है। चारों तरह का जो डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और कमोडिटी डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट, इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंट का। अकाउंट किसको कहते हैं? अकाउंट इन द सेंस की खाता। व्हाट डू यू मीन बाय खाता? ठीक है, एन अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड of all the business transaction relating to a particular person, thing or an item. Its short form is account. कह रहा है कि an account is a summarized record of all the business transaction relating to particular things, person or an item. यानी किसी खास व्यक्ति या वस्तु या किसी मद से संबंधित जितने सारे ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं, सभी ट्रांजेक्शनों का जो समराइज रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, मान लो राम है, तो राम से हम कई बार खरीद रहे हैं, कई बार बेच रहे हैं बिजनेस में, तो इससे जितना बार भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा, इन राम का एक अकाउंट खोल लेंगे अलग पे, राम अकाउंट। ठीक है, राम से अकाउंट लिखते हैं पोस्ट ऑफिस एस लगाकर। तो राम से अकाउंट, यहाँ पर हम एक हेडिंग लेकर इसके अंडर में 4 कॉलम ले लेंगे, और जितना डेबिट और जितना क्रेडिट हुआ रहता है सबको एक ही जगह पे रिकॉर्ड किए रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं, राइट। इसका मतलब यही है कि एन अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पार्टिकुलर पर्सन, थिंग और एन आइटम। किसी खास व्यक्ति, वस्तु और मद से संबंधित जितने भी व्यवसायिक लेन देन हुए रहते हैं उनका जो समराइज रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग अकाउंट कहते हैं, राइट। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, इट इज शॉर्ट फॉर्म इज अकाउंट। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो अकाउंट होता है। अब इसको हिंदी में हम लोग बात करें तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा मद से संबंधित सभी व्यवसायिक लेन देनों का सारांशित अभिलेख क्या कहलाता है? खाता कहलाता है। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? A/C, यानी अकाउंट ऐसे लिखा जाता है, A/C। ठीक है, आई होप कि आज जितना भी टॉपिक डिस्कस किया गया है ये सब आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए, आप लोग इंग्लिश भी बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, तो जैसे ट्रांसलेशन है, मैं खाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन बनाइएगा लोग। मैं खाता हूँ। दूसरा ट्रांसलेशन है, मैं आम खाता हूँ। तीसरा ट्रांसलेशन है, मुझे खाता है। है, एक्चुअली इस सब का आप लोग बनाइएगा, तो हमें लगता है कि इस बनाने के लिए जो होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब में इसी रूल का यूज करके आप लोग बनाइएगा, और देखते हैं किनका किनका सही होता है, कमेंट करिएगा लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।